सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का सेठ सूर्यमता प्रिय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पूर्व की तरह ही आज हमारा जो उत्तर मेघदूत का भाग नंबर 4 है वो हम प्रारंभ करेंगे। उस भाग के अंतर्गत हम श्लोक 16 से प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी से निवेदन कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को देखें और अपनी कक्षा का लाभ उठाएं। आज हम देखेंगे तो जो श्लोक है 16 नंबर, उसमें महाकवि कालिदास उन्होंने जो यक्ष का घर है उस यक्ष के घर की जो बावली है, जिसे बावड़ी कहा जाता है, उसका विषय में यक्ष वो मेघ को बता रहा है। तो क्या कर रहे हैं? वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपान मार्ग हेमैश्चन्ना विकच कमलै स्निग्ध वैदूर्यनालै यस्यास्तोय कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं नद्या सन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा। इसमें कवि क्या बता रहा है, देखिएगा। कह रहे कि यस्मिन है, यानी जो यक्ष है वो मेघ से कह रहा है कि मेरा जो भवन है, इस भवन में मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्ग, यानी जो शिलाएं हैं, शिलाएं का मतलब है जो पत्थरों की शिलाओं से जिन सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, वो मरकत मणि की शिलाओं से युक्त जो सोपान मार्ग है, सीढ़ी वाले भवन है। स्निग्ध वैदूर्य नालय ही, और स्निग्ध यानी चिकनी, वैदूर्य मणि का नाम है। तो वो जो चिकनी वैदूर्य मणि है, उस मणि की नाल वाले हेमई ही विकच कमलई ही, सुनहरे जो खिले हुए कमल के पुष्प हैं, उन कमलों से छन्ना वापी ढकी हुई जो वो जो बावड़ी है, वो पूर्ण रूप से उन कमलों से, सुंदर कमलों से ढकी हुई है। तो यह, और वो जो बावड़ी है, उस बावड़ी का जो जल है, तो का तात्पर्य क्या है? जल, पानी। उस पानी में कृत वसतया है, निवास करने वाले, यानी उस पानी में अटखेलियां करने वाले हंसा त्वाम प्रेक्ष्य अपि, वो जो हंस हैं वो तुम्हें देखकर भी व्यपगत शुच है, शोक रहित होते हुए। कहते हैं कि जैसे वर्षा के जल आसमान में छा जाते हैं तो हंस है, मयूर है, ये बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर है बिल्कुल विपरीत बताया है कि व्यपगत शुच है, वो जो हंस है वो शोक रहित होते हुए सन्निकष्ट है मानसम, समीपी जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर को न अध्यासंति ही, उसमें जाने की उत्कंठा है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए कि कवि ने पहले भी, इसने सॉरी यक्ष ने पहले भी अपने भवन की जो पहचान है वो मेघ को बताई है। अब ये दूसरी जो पहचान है वो मेघ बता रहा है। तो उसमें क्या कह रहा है कि मेरा जो भवन है, उस भवन में एक वापी स्थित है, एक बावड़ी है, जिसमें हर समय जो सुनहरे कमल हैं वो खिले रहते हैं, तथा इसका बावड़ी का जो जल है वो जल वर्षा काल में भी गंदा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि वो 12 महीने एक जैसा स्वच्छ बना रहता है। अतः उस जल को छोड़कर जो हंस हैं वो मानसरोवर में जाने की भी उत्कंठा नहीं रखते हैं, अर्थात इच्छा नहीं करते हैं। और क्योंकि जब वर्षा, ये जगत प्रसिद्ध है कि वर्षा काल का समय जब भी होता है तो सारे के सारे जो हंस हैं उनका
वर्षा काल में वहाँ जाना प्रसिद्ध है, अर्थात वहाँ पर आपको वापी में वर्षा काल में भी हर समय हंस वो मिलेंगे। अगला जो श्लोक है उसमें कवि ने अपना जो घर है उस घर की जो पहचान है उस पहचान के चिन्ह के बारे में मेघ को कहता है, तस्यास्तीरे रचित शिखर पेशलेरिंद्र नीलै क्रीडाशैल कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय मध्यहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्षोपान्त स्फुरित तडितं त्वं तमेव स्मरामि। क्या कह रहा है देखिएगा, कवि बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहा है। जो यक्ष वो मेघ से कहता है कि तस्यः तीरे, वो जो मेरे महल में स्थित जो वापी है, जो बावड़ी है, उसके तीरे है, यानी तीर मानी किनारा, उस बावड़ी का जो किनारा है या जो किनारे हैं उन किनारों पर है पेशलैहि इंद्रनीलैहि, बहुत ही सुंदर है, और जो नील इंद्रनीलैहि, जो नीलम, नीलम भी मणि का ही नाम है, तो वो जो नीलम मणियाँ हैं उन मणियों से रचित शिखर है, उस बावड़ी का जो शिखर है वो बना हुआ है। कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय, और सुनहरे जो केले के पेड़ हैं उन पेड़ों की जो कतार है, यानी केले के जो वृक्ष हैं वो पंक्तिबद्ध वहाँ लगे हुए हैं, जिससे पंक्तिबद्ध जो उन केलों का क्रम है उसे यहाँ कवि ने बाढ़ का नाम दिया है। तो उनसे दर्शनीय क्रीडाशैल है, वो क्रीड़ा रूपी पर्वत वहाँ पर स्थित है। तो कहता है यक्ष कि हे सखे, मेघ को संबोधित करते हुए कह रहा कि हे सखे, उपांत स्फुरित तड़ितम, और उसके जो किनारे हैं उन किनारों में बिजली से चमकते हुए त्वाम प्रेक्षे, तुमको देखते हुए मद गेहिन्या प्रिय है, मेरी जो गृहिणी को प्रिय क्रीडाशैल इति, इस प्रकार विचार करके कातरेण चेतसा, अपने अधीर मन से त्वमेव स्मरामि, उस क्रीड़ा पर्वत को मैं स्मरण करता हूँ। तो बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कवि कि वो जो बावड़ी है उस बावड़ी के किनारे पर नीलम नाम की जो मणियाँ हैं उन मणियों से बनाए गए शिखर वाले और सुनहरे केली की या केले की बाढ़ से दर्शनीय एक क्रीड़ा पर्वत है। तो कहता है कि हे मित्र, प्रांत में उसके मध्य में बीच में चमकने वाली जो बिजली है उस बिजली से युक्त तुमको देख करके वह क्रीड़ा शैल मेरी पत्नी को प्रिय है, ऐसा विचार कर अधीर मन से उस पर्वत का मैं स्मरण करता हूँ। इसमें हम विशेष क्या देखते हैं, देखिएगा यक्ष ने यहाँ पर अपना जो भवन है उस भवन की तीसरी पहचान यहाँ पर मेघ को बताई है। कह रहा है कि इंद्रनील के समान मेघ का श्याम वर्ण है, यानी जिस प्रकार काला वर्ण बताया है। तो और चारों ओर सुनहरे केलों की बाढ़ मेघ के किनारों पर बिजली सी चमकती प्रतीत होती है। अतः यक्ष को अपना जो क्रीड़ा शैल स्मरण हो आता है कि आपके श्यामवर्ण होने से पर्वत के इंद्रनील वाले शिखर तथा सुनहरे केले की बाढ़ से बिजली का सादृश्य देख करके क्रीड़ा शैल का स्मरण वो करता है। यानी यहाँ पर यक्ष जो है वो मेघ को अपने पूर्व में जो क्रीड़ा की गई उस क्रीड़ा का भी स्मरण करवाता है। आगे यक्ष यहाँ पर अगले श्लोक में बता रहा है मेघ को
कि मेरे घर के पास ही, अपने घर की पहचान ही बता रहा है कि मेरे घर के पास ही अशोक और जो बकुल वृक्ष हैं उन वृक्षों का वर्णन यहाँ पर यक्ष कर रहा है मेघ के माध्यम से। और मेघ को बता रहा है रक्ताशोक चल किशलय केशर छात्रकांत प्रत्यासन्नौ पूर्वकवृतेर्मागवी मंडपस्य एक सख्या तव सहमया वामपदाभिलाषे काक्षन्तेन्यो वदनमदिरां दोहदक्षतमनस्य। क्या कह रहा है कि यहाँ पर है, कहाँ पर है, वो जो क्रीड़ा पर्वत है जहाँ पर यक्ष और यक्षिणी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो क्रीड़ाएं की गई, उस क्रीड़ा स्थल पर है पूर्वक वृत्त है, पूर्वक है जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की भाड़ वाले माधवी मंडप से, और जो माधवी लता है उन लताओं का जो झुंड है, जो कुंज है, उस कुंज के प्रत्यासन्नौ यानी पास में ही समीपस्थी चल किशलय है, हिलते हुए जो पत्ते हैं उन पत्तों वाला रक्ताशोक है, लाल रंग वाला जो अशोक का वृक्ष है, कांत है जो वो है, और कांता केशरश्च, और एक वहाँ पर सुंदर वकुल वृक्ष भी बताया है। एक मयाश है, पहला जो अशोक का वृक्ष है वह मेरे साथ तो सख्या, तुम्हारी जो सखी है उस सखी के वाम पादा विलासी, जो बायां पैर है उस पैर के आघात को चाहने वाला अन्यों, और दूसरा जो बकुल का वृक्ष है वह दोहद छद्मना, दोहद के बहाने से अश्या, वो जो यक्षिणी है उस यक्षिणी की वदन मदिराम, मुख रूपी जो मदिरा है उस मदिरा को कांक्षति यानी उसका वो पान करना चाहता है, या यूँ कहें कि वो उसका सेवन करना चाहता है। तो यहाँ पर यक्ष वो मेघ को बता रहा है कि इस क्रीड़ा पर्वत पर पूर्वक की बाढ़ वाले माधवीलता कुंज के समीप हिलते हुए पत्तों वाला लाल अशोक का वृक्ष तथा सुंदर बकुल वृक्ष वो है, उनमें एक अर्थात अशोक जो वृक्ष है वो मेरे साथ ही तुम्हारी जो सखी है यक्षिणी, उस यक्षिणी के बाएं पैर का विलासी है, और दूसरा जो बकुल का वृक्ष है वो दोहद के बहाने से उसके मुख की मदिरा की इच्छा करता है। यहाँ पर विशेष में हम देखते हैं कि जो क्रीड़ा सेल है यानी क्रीड़ा रूपी जो पर्वत है उस पर लाल अशोक का वृक्ष तथा मोलसिरी यानी जो बकुल वृक्ष यहाँ पर कवि ने बताया है उसको मोलसिरी भी कहा जाता है। तो ये अशोक और बकुल नामक दो वृक्ष हैं। लाल जो अशोक है, अशोक का वृक्ष है, उस अशोक के वृक्ष को कामवर्धक कहा गया है। कवि कालिदास ने यहाँ पर उस अशोक वृक्ष की जो परिभाषा दी है वो क्या बताया है कि अशोक का लाल जो वृक्ष होता है वो कामवर्धक कहा गया है, और इसका एक भेद श्वेत पुष्प वाला भी कहा है। कवि के जो समय था उस समय में ख्याति है कि अशोक स्त्री के पदाघात से खिलता है। अशोक का जो वृक्ष है या उसके जो पत्ते हैं वो पदाघात से खिलते हैं, तथा मोलसिरी रमणी के मुख की मदिरा के कुल्ले से खिलती है। आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 19। इसमें क्या कह रहे हैं कि यक्ष अपने घर की पहचान बताते हुए जो रक्ताशोक तथा बकुल वृक्ष के मध्य में बने हुए अड्डे पर बैठने वाले जो मयूर हैं उन मयूरों का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। तो क्या कह रहा है
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनीवासयश्चे मूले बद्धा मणिभिरनति प्रौढवंशप्रकाशै तालैसिज्जा वलय सुभगै नर्तितकान्तया मे यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठ सुहिता। यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि तन्मध्य च वो जो रक्ताशोक तथा केसर के जो वृक्ष हैं उन दोनों के मध्य में अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश ही प्रौढ़ अप्रौढ़ वास के समान छवि वाले मणि भी ही जो मरकत की जो मणियाँ हैं उन मणियों से मूले बद्धा जो उन वृक्षों का जो मूल भाग है नीचे का जो भाग है उस भाग से बांधी गई स्फटिक फल का जो स्फटिक मणियाँ हैं उन मणियों के तख्ते वाली कांचनी वायष्ठी सोने की जो बैठने का स्थान बनाया गया है। याम सिंचावलय शुभ गई और वो जो स्थान बनाया गया है उस स्थान पर कंकणों की जो झनकार है उस झनकार से मनोहर तालई ही तालियों से मैं कांतया मेरी जो प्रिया है उस प्रिया के द्वारा नर्तित है वहाँ पर नृत्य किया गया है। वह सुरित है और तुम्हारा जो मित्र है कौन है? मेघ का मित्र कौन होता है? मयूर। तो कह रहे नीलकंठ है वो जो मयूर है दिवस विगमे वो दिन की समाप्ति हो जाने पर अध्यास थे वहाँ पर सायंकाल के समय आकर बैठता है। तो कह रहा है कि वो जो दोनों अशोक और बकुल के वृक्ष हैं उनके मध्य में और निचले भाग में नए बांस के समान कांति वाली जो मरकत मणियाँ हैं उन मणियों से एक वेदी बनाई गई है, चबूतरा बनाया गया है तथा सुवर्ण निर्मित दंड वाली और स्फटिक मणि से जड़ित पट्टे वाली वास यष्टि है जिस पर जनकते कंकणों से मनोहर तालियों से मेरी जो प्रियतमा है यक्षिणी उसके द्वारा नचाया गया तुम्हारा मित्र जो मोर है वो सायंकाल के समय आकर वहाँ पर बैठता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि नीलकंठ सुहृद हृदय वह यहाँ पर इस पद के माध्यम से या इस वाक्य से बता रहा कवि कि वर्षा काल में जो मोर हैं वो हम सभी जैसे देखते हैं नृत्य करते हैं अपने आनंद मनाते हैं। तो वो क्या है कि वर्षा आने का आगमन माना जाता है यानी आपका आगमन वर्षा का सूचक माना जाता है। यक्ष बादल से कह रहा है मेघ से। अतः मयूर को मेघ का मित्र कहा गया है। ऐसा अपना मित्र उस कांचनी वास यष्टि पर यक्षिणी की तालियों से नृत्य करता है। आगे जो 20 का श्लोक है इसमें कवि ने अपने भवन की पहचान बता रहा है कि आप मेरे भवन को मैंने जो मेरे भवन की विशेषताएं बताई हैं जो पहचान बताई हैं उन पहचानों के आधार पर आप अवश्य ही मेरे भवन को पहचान लेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। ये यक्ष मेघ को कह रहा है। एभि साधो हृदय निहितै लक्षणैर्लक्षणेऽर्था वारोपान्ते लिखित वपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापायेन खलु कमलां पोषयते स्वामदीख्यां। कह रहा है कि हे साधो की हे भद्र हृदय निहित है मेरे हृदय में रखे गए अर्थात अविस्मरणीय ये भी लक्षण ही ये जो चिन्ह है इन चिन्हों से और द्वारोपांते जो भवनों के द्वार हैं उन द्वारों के दोनों ओर लिखित पुषौ लिखे गए आकार वाले अर्थात
दरवाजे के दोनों ओर जिनका चित्र बना हुआ है, शंख पद्मौ, शंख और जो पद्म नाम के जो निधि विशेष हैं उनको दृष्टवा, उनको देख करके तुम नूनम अधुना निश्चय रूप से इस समय मत वियोगेन, मेरे विरह का जो कारण है उस कारण को क्षाम क्षायम, जो क्षीण कांति वाले भवन है उस भवन को लक्ष्यता तुम अवश्य पहचान लोगे। सूर्य पाए और सायकाल के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर, यह योग है कि सूर्य के चले जाने पर कमल स्वाम अभिख्याम, कमल जो है वो अपनी जो शोभा है उस शोभा को न पुष्यन्ति खलु, निश्चित रूप से ही धारण नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो कमल जो है वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर मेघ को यक्ष कह रहा है कि हे सत्पुरुष में अच्छी प्रकार से याद किए गए जो पूर्वोक्त लक्षण मैंने बताए हैं अपनी भवन के पहचान के, तथा द्वार के दोनों ओर बने हुए जो शंख और पद्म नामक जो निधियां हैं उन निधियों के जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को देख करके निश्चय ही तुम मेरे उस भवन को पहचान लोगे, क्योंकि इस समय जो मेरा वियोग है उस वियोग के कारण उस घर की जो कांति है वो निश्चित रूप से क्षीण हो गई होगी। जैसे कैसे क्षीण हो गई? जैसे सूर्य के चले जाने पर, अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने के बाद कमल निश्चित रूप से अपनी जो शोभा है उसको धारण नहीं करता है। आगे यहाँ बता रहे हैं कि विशेष में हम देखते हैं तो भी जो पद आया है उसमें बता रहे हैं कि पूर्वोक्त जो श्लोक हमने पढ़े हैं उन श्लोकों में यक्ष ने इंद्रधनुषी द्वार, मरकत वाली जो बावड़ी है वो, नीलम जड़ित जो केड़ा पर्वत है वो, अशोक और केसर के जो वृक्ष हैं तथा स्वर्णिम जो वास यष्टि है आदि की पहचान अपन भवन की बताई है। फिर यहाँ पर आता है शंख पद्मौ, एक पद आया है देखिएगा, शंख पद्मौ। तो यहाँ पर क्या है कि जो धन के देवता है कुबेर, उन्होंने जो खजाने हैं, धन के जो खजाने होते हैं उन खजानों के 9 प्रकार बताए। वो 9 प्रकार कौन से हैं हम देखते हैं। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खर्वस्य निधयो नव है। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से कवि ने उन्हें 9 प्रकार के जो खजाने हैं उनके नाम बताए हैं। उन्हें एक बार देखिएगा। पहला है महापद्म, दूसरा पद्म, तीसरा शंख, चौथा मकर, पांचवा कच्छप, छठा मुकुंद, सातवां कुंद, आठवां नील और 9वां खर्व। इस प्रकार से निधि जो है वो जिनकी जो निधियाँ बताई गई हैं यानी खजाने के जो प्रकार बताए गए हैं वो यहाँ पर है 9 बताए। अब बता रहे हैं कि यक्षिणी ने अपने भवन का जो दरवाजा है उस दरवाजे के दोनों ओर पद्म के चित्र बना रखे हैं। इनके द्वारा तत् निधियों के जो देवता हैं वो देवता लक्षित होते हैं तथा इनके दर्शन गृह प्रवेश के समय मंगलकारी माने जाते हैं। आगे जो श्लोक है उसमें यक्ष मेघ को यथा निर्दिष्ट व्यवहार करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो देखिए क्या कहता है। गत्वा सद्धे कलवतनुतां शीघ्र संपात हेतो क्रीडा शैलै पृथक प्रथम कथिते रम्यशानौ निषण अर्हस्यन्तर्भवन पतितां कर्तुमल्पाल्पभासं हत्योताली विलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिं। यहाँ पर है कवि कह रहा कि शीघ्र संपात हेतु हो, तो मेरा जो घर है उस घर में शीघ्रता से प्रवेश करने के लिए
सत्य है कल्प तनुताम, तुरंत ही जो हाथी का जो बच्चा होता है जिस प्रकार से उसका छोटा शरीर होता है, तो उस हाथी के बच्चे के समान छोटे शरीर को गत्वा यानी धारण करके प्रथम कथित, तो तुम्हें जैसा पहले बताया गया है उस बतलाए गए के अनुसार रम्य शानऊ, और जो रमणीय शिखर है उस शिखर वाले क्रीड़ा से लई, जो क्रीड़ा रूपी पर्वत है उस पर्वत पर निषण है बैठा हुए आप, अल्पवासम मंद मंद प्रकाश वाली, खद्योताली विलसित निभाम, जो जुगनुओं की पंक्ति है उस जुगनुओं की पंक्ति की जो चमक होती है उस चमक के सदृश विद्युत उन्मेष कर तुम अरहसी, तुम्हें उस सब करने में समर्थ हो। तो कह रहे हैं कि मेरे घर में शीघ्रता से प्रवेश करने के लिए तुम तुरंत ही हाथी का जो छोटा बच्चा होता है उस बच्चे के समान अल्पाकार शरीर को के होकर के मनोहर शरीर वाले जो क्रीड़ा पर्वत हैं उन पर्वतों पर बैठकर मंद मंद प्रकाश वाली जो जुगनुओं की पंक्ति की चमक है उस चमक के सदृश बिजली की चमक रूपी दृष्टि को तुम मेरे घर के अंदर डालना। तो यहाँ पर यक्ष ने मेरे को बताया है कि तुम्हें मेरा जो भवन है उस भवन में किस प्रकार से प्रवेश करना है। यहाँ पर विशेष में हम देखते हैं कि कल्प तनुताम पद आया है कि, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तनु का, तो जैसे हम जानते हैं कि तनु का जो अर्थ है वो शरीर होता है, तो यहाँ पर तनु का अर्थ शरीर एवं छोटा भी कहते हैं, तनु का मतलब है तो छोटा शरीर और छोटा दोनों ही अर्थ है हम इस तनु पद का ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हाथी के बच्चे के समान शरीर या छोटापन, और 30 वर्ष की अवस्था वाला हाथी का जो बच्चा होता है इसने 30 वर्ष को प्राप्त कर लिया है, उसको कल्प कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने श्लोक संख्या 16 से 22 जो श्लोक हैं उत्तर में दूत के, उनका अध्ययन हमने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप इससे पृथक है या इससे संबंधित और किसी बात को आप जानना चाहते हैं तो आप मोबाइल पर वीडियो देख करके उसमें कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं, आप दूरभाष के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो आप इस कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है इस समय में सब घर पे रहते हुए समय का सदुपयोग करते हुए अध्यापकों के द्वारा जो अध्यापन कार्य शिक्षण कार्य जो आपको करवाया जा रहा है उसका पूरा लाभ उठाएं। इस ज्ञान विविध जो चैनल है इससे जुड़े और अपने और भी जो सहपाठी छात्र छात्राएं हैं उनको जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।